हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अच्छा, पार्ट 1 में, लेक्चर 1 में आप लोगों ने मैट्रिसेस क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, फिर ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा कवर किया था हमने। अच्छा, आज के लेक्चर में एक पर्टिकुलर टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और इस पे बेस्ड जो और टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ सकते हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। देखो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर की और अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दोनों ऑप्शन है मेरे पास, तो मैंने एक ए एम इंटू एन मैट्रिक्स ले ली। ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि अगर मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम है ना, तो इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या बैठेगा, 2 इंटू 3, है ना, 2 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 3 वर्टिकल कॉलम्स, तो ऑर्डर हम 2 इंटू 3 से लिख देंगे। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, इसका सिंबल या तो ए डैश या फिर आप ए रेज टू पावर टी, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। सिंबल के लिए आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। होता क्या है, हम जस्ट जो रो और कॉलम है ना उन्हें आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब जो आपको रो दिख रहा है आप उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे, 2 -1 3। आप ये देखो, जो फर्स्ट रो थी उसको आपने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, जो सेकंड रो थी उसे आप सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, और यही यहाँ पे मेंशन किया है कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अच्छा, इस बेसिस पे क्या हुआ कि अगर ऑर्डर हमारा m इंटू एन था तो इसका ऑर्डर n इंटू एम हो जाता है। मतलब इसका ऑर्डर अगर 2 इंटू 3 था तो इसमें क्या हो गया, 3 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 2 वर्टिकल कॉलम्स। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इसका, इसमें आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो 3 इंटू 2 मिल जाएगा, ठीक है। 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। तो ट्रांसपोज आपको क्लियर हो गया। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको यूज करके आगे बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज। कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की। आपको ए और बी दो मैट्रिक्स बोलती, ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स है अलग अलग। आपको बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं और उसका फिर एक बार दोबारा ट्रांसपोज कर दूं तो क्या होगा, तो आप बोलोगे आपको मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगी, ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। मतलब एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं, मान लो यहाँ पे 2 3 -1 4 है, मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या हुआ, 2 और -1 इधर आ गया। देखो, एक पैटर्न फॉलो किया करो कि जैसे मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसी तरह से सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपके पास ए था, आपने ए डैश निकाला, मतलब ए ट्रांसपोज निकाला। आप इसका दोबारा ट्रांसपोज अगर करते हो दोबारा, तो क्या किया मैंने, 2 और 3 ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फिर -1 4 को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो आप ये देखो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वली तो आ गया ये, है ना। तो इस सिचुएशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डैश का होल डैश विल बी इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स ऑफ ए। अच्छा, अब अगर दो मैट्रिक्स है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ट्रांसपोज सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब ए का ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पे, फिर आपका बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, बीच में जो प्लस माइनस है वो वैसे ही रहेगा। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है ऐसे a प्लस बी, अभी इस पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी ले लेंगे, ये सिचुएशन है a प्लस बी ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर ये माइनस में है, मैंने एक साथ लिख दिए थे, तो ये a डैश माइनस बी डैश। अच्छा, आप डैश लगाओ या पावर में कैपिटल टी लगा लो, एक ही बात है। स्मॉल टी भी ले सकते हो, अलग अलग सिंबल्स है, मतलब सबका एक ही है कि रो और कॉलम आप इंटरचेंज कर दोगे, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन में लेकिन पॉइंट डिफरेंट है। ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट तो होगा जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन ये क्या होता है, जो ऑर्डर है ना ए और बी, जैसे लिखा है ए पहले बी बाद में, वो रिवर्स हो जाता है। तो आप इसमें लिखोगे बी डैश एंड ए डैश, ट्रांसपोज दोनों पे आया पर रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ, ठीक है, ये हटा देता हूँ, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोसिस, ठीक है। तो ये आपका रिवर्सल लॉ है ट्रांसपोज के अंदर। अच्छा, अब k मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A और उसका ट्रांसपोज, k इज अ स्केलर, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आपके पास 2a है, 2 एक स्केलर नंबर है, मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, तो 2 तो एक नंबर है ना, ट्रांसपोज तो एक मैट्रिक्स का होता है, तो 2 एक नंबर है, नंबर ऐसे ही रहेगा, बस हाँ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे हम। तो इस बेसिस पे क्या हो गया, k ऐसे ही रहेगा, a का ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, इस तरह से। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि मान लो a रेज टू पावर n उसका ट्रांसपोज, मतलब एग्जांपल अगर मैं लूँ तो a स्क्वायर ले लिया, जैसे मैंने a स्क्वायर का ट्रांसपोज, तो इसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि अगर आप a स्क्वायर निकालने के बाद, a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, a स्क्वायर अगर मैं निकाल लूँ
और उसका ट्रांसपोज करूं तो कह रहा है वो आंसर सेम आएगा जब आप ट्रांसपोज करके फिर इसका स्क्वायर निकालो। मतलब ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का स्क्वायर कर दो, कह रहा है इक्विवेलेंट ही होता है ये। ठीक है, स्क्वायर करने का मतलब ये नहीं कि आप हर एलिमेंट का स्क्वायर करोगे, आपको एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डैश की होल पावर एन। अच्छा स्क्वायर तो फिर इजी है, पावर 3 4 कुछ भी आ जाए तो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है, लास्ट की जो दो प्रॉपर्टीज है इसमें, उसमें ट्रेस वर्ड यूज हो रहा है। ट्रेस आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ट्रेस होता है सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा मेन डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। अब अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर कर ली, ठीक है, 2 -3 4 और 1। अब मैंने इसका क्या किया, ट्रांसपोज भी निकाल दिया। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, आप 2 और -3 को यहाँ पे लिख दोगे, है ना, रो को कॉलम बना दिया, फिर सेकंड रो को भी कॉलम बना दिया। तो आप नोटिस करो डायगोनल एलिमेंट थोड़ी चेंज हो रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट तो सेम ही है। तो ट्रेस है क्या, जस्ट सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 2 और 1 है, यहाँ पे भी 2 और 1 है, तो ट्रेस मतलब सम तो सेम ही आएगा। तो आप ट्रेस ए ट्रांसपोज का देखो या ट्रेस ए का देखो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। अच्छा दूसरा, यहाँ पे एलिमेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो मैटर नहीं करता, वो कहता है कि अगर आप ए मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उस मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रेस निकालते हो वो हमेशा या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव और 0। नेगेटिव कभी नहीं आएगा ट्रेस। एलिमेंट्स इसमें तो देखो पॉजिटिव ही है, तो पॉसिबिलिटी पॉजिटिव आने की थी, लेकिन एलिमेंट मिक्स में हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, अगर आप ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ट्रेस या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बच्चों ट्रांसपोज पे। ठीक है, और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे इस बार क्या दिया हुआ है, ए डैश दे दिया मुझे एक मैट्रिक्स। ठीक है, ए डैश एक मैट्रिक्स दे दी, बी एक मैट्रिक्स दे दी, और कह रहा है वैल्यू बताओ आप a + 2b होल ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज मैं तब कर पाऊंगा यहाँ पे जब यहाँ पे a + 2b का एक्सप्रेशन निकाल लो। तो देखो आप इसमें सिंपली फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर दो कि आप a ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज कर दो, क्या होगा, -2 1 3 2, मुझे इसका ट्रांसपोज करना है तो क्या होगा इसका ट्रांसपोज, -2 3 इधर आ गया और 1 और 2 इधर चला गया। तो ये है क्या, ये एक्चुअल में ए है, ये एक्चुअल में ए है। आपने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स आ गई। फिर सिमिलरली आप 2 ऑफ बी मैट्रिक्स ऑब्टेन कर लो, तो यहाँ पे 2 रखा, बी है हमारे पास -1 1 0 2, कैलकुलेशन एक बार प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, 2b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, इट विल बी 2 इज अ स्केलर। तो स्केलर हर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो इट विल बी -2 2 0 एंड 4। अब देखो आपके पास ए मैट्रिक्स मिल गई, आपके पास 2b मिल गया, तो इन दोनों का क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों का एडिशन चाहिए आपको, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस अप्लाई करेंगे, a + 2b। तो a आपने ऑब्टेन किया -2 3 1 एंड 2 प्लस -2 3 1 एंड 2 एंड 2b आपके पास है -2 2 एंड 0 एंड 4। दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर दो, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, -2 - 4 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो गया, 3 + 2 5 2 + 4 6। अच्छा एडिशन में क्या सीखा था हमने, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो आपने a + 2b कैलकुलेट कर लिया। लास्ट स्टेप में जस्ट इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज डायरेक्टली कर देते हैं अब हम, है ना। आप -4 और 1 को इधर रख दोगे कॉलम में, 5 और 6 को सेकंड कॉलम में रख दो, जस्ट रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एडिशन ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन ट्रांसपोज की, अच्छा जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर रिवाइज किया, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस भी देख लिया, ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था। देन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज हमारे पास कुछ कैटेगरीज है अब मैट्रिसेस की, जैसे टाइप ऑफ मैट्रिसेस लास्ट लेक्चर में बहुत सारे कवर किए थे, बट अब ट्रांसपोज पे बेस्ड कुछ और टाइप भी है। आपको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, पर्टिकुलरली अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ओनली। आपने ट्रांसपोज किया, कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, वो वापस A मैट्रिक्स से मिल गई आपको, तो दैट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल आपको एक A स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रो और कॉलम इक्वल है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है ये। मैं अगर इसका ट्रांसपोज करूँ आपके कहने पर, ये देखो
आप इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज बहुत आराम से करेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर रो पे देख रहा हूँ 215, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है ना, एक एक करके लिखेगा 215, जस्ट फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर दिया मैंने। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर रहा हूं मैं, इट विल बी 1 0 -3। और थर्ड रो 5 -3 6 को मैंने थर्ड कॉलम में लिख दिया। अब जरा आप इसको कंपेयर करना ओरिजिनल ए से, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की स्पेशल कंडीशन है कि आपने ट्रांसपोज किया बट मैट्रिक्स रिमेन्स द सेम, तो ए डैश ए के इक्वल आ गया, तो दिस विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाते हुए अगेन कंसिडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? जब इस बार अगर मैं ट्रांसपोज करूं, इस बार अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए थी ना, उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मुझे ऑब्टेन हो जाए, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब ए डैश इक्वल टू अगर ओरिजिनल ए आ रहा है दैट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए डैश इक्वल टू माइनस ए अगर आ रहा है, नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आ रहा है, दैट विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करके देखिए एक बार, फिर मैं ये कंडीशन भी आपको एक बार क्लियर करता हूं। जैसे मैंने ए डैश किया, ए डैश मीन्स ट्रांसपोज लेना है मुझे, तो मैंने क्या किया, इसमें इस रो को कॉलम वाइज लिख दिया, 0 -2, एक सेकेंड, -2 3, ठीक है, 0 -2 3 रख दिया। देन सेकंड रो वी हैव 2 0 -5, 2 0 -5, इसको सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया, -3 5 एंड 0। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ओरिजिनल ए से कंपेयर करो, जितने भी एलिमेंट, अच्छा जीरो के तो ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, जीरो का पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ही होता है, लेकिन जितने भी नॉन जीरो नंबर है देखो उन सबका साइन चेंज हो गया, -2 पॉजिटिव 2 बन गया, 3 नेगेटिव 3 बन गया, अगेन 2 -2 बन गया, ये पैटर्न चल रहा है। मतलब ओरिजिनल ए का नेगेटिव आपको ट्रांसपोज करने पे मिला, तो दिस विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी कंडीशन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे मेन कंडीशन क्या होती है कि उसके जो डायगोनल है, मेन डायगोनल क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है A11 से, जो मेन डायगोनल है उसके अंदर सारे एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। दूसरी कंडीशन कह रहा है अगर एक ए मैट्रिक्स n इंटू एन क्यों लिखा, 3 रो 3 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसमें कह रहा है जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है ना, आप ध्यान से देखो वो हमेशा ऑपोजिट साइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि aij इक्वल टू -aj है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि a21 की वैल्यू 2 है, a21 की वैल्यू 2 है, तो आप चेक करो a12 की वैल्यू उसका नेगेटिव है, उसी वैल्यू का नेगेटिव है। सिमिलरली a13 की वैल्यू 3 है, तो a31 की वैल्यू क्या है, -3, सेम। समझ रहे हो? तो इस तरह से जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो ऑपोजिट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा एलिमेंट नेगेटिव होगा, और डायगोनल के एलिमेंट तो हमेशा जीरो हो गए। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन है सबसे मेन। ठीक है, चलो और देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पे, कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस पे क्वेश्चन आ चुका है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के पॉइंट्स पे। देखते हैं जरा, आपको कहता है अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपने क्या किया, उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लिया बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने ए डैश ऑब्टेन कर लिया, आप ए और ए डैश को अगर ऐड करते हो तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस बेसिस पे देखो, मान लो एक मैट्रिक्स ए गिवन है ना, उसका मैंने ट्रांसपोज किया, वो ए आ गया वापस, ट्रांसपोज करने पे ए वापस आ गया, दैट मीन्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन क्या हुआ कि अभी एक मैट्रिक्स गिवन है, मैंने उसका ट्रांसपोज किया, वो सेम नहीं आ रहा, मतलब गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है ना, तो कई बार कह देता है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करो। तो ये पॉइंट उसको फाइंड करने में हेल्प करता है कि अगर ए मैट्रिक्स गिवन है, आप उसका ट्रांसपोज तो निकाल ही सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, है ना, ट्रांसपोज निकाल सकते हो। आपने उन दोनों को अगर ऐड कर दिया और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको ये जो P मैट्रिक्स मिलेगी ना, P मैट्रिक्स, दिस विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स 100% ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसका मतलब यहां पे मैं क्या करूंगा, इनकेस मैंने P का ट्रांसपोज अप करके देख लिया ना, तो वो P मिलेगा 110%। ठीक है, दोबारा एक गिवन मैट्रिक्स है, वो खुद सिमेट्रिक नहीं है, गिवन मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक नहीं है, मुझे पता है, मैंने उसका ट्रांसपोज किया और दोनों को ऐड कर दिया, ए और ए को ट्रांसपोज को ऐड कर दिया और फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया पूरे मैट्रिक्स को,
तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रही है उसको P से डिनोट किया, दैट P विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि मैं अगर उस P का ट्रांसपोज करूंगा तो 110% P आएगा। सिमिलरली A मैट्रिक्स गिवन है, A ट्रांसपोज निकाला, और इस बार अगर मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, 100% होगी, 100% स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो इस बार Q अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो फाइंड करनी है तो आप ये फॉर्मूला ले सकते हो, A माइनस A डैश का हाफ से मल्टीप्लीकेशन, दिस Q मैट्रिक्स विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी वेरिफिकेशन, अगर मैं Q का ट्रांसपोज कर दूं गलती से तो आपको नेगेटिव ऑफ Q ही मिलेगा, नेगेटिव ऑफ Q, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले भी दे दिए मैंने आपको, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट सेकंड और थर्ड कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस पे बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं, बहुत बार। क्या कहता है कि मान लो एक मैट्रिक्स जो A है ना वो सिमेट्रिक है, एक मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कह रहा है उसकी कोई भी पावर ले लो, इवन ऑड कोई भी, इंटीग्रल पावर नहीं चाहिए, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स अगर मैं लेता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तो कह रहा है उसका आंसर भी सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका A स्क्वायर, A की पावर 3, A रेज़ टू पावर 4, A रेज़ टू पावर 5, कोई भी पावर ले लो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, आंसर विल बी सिमेट्रिक ओनली, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेता हूं, मुझे पता है कि एक ये जो गिवन मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कह रहा है अगर उसकी ऑड पावर लेते हो, मतलब A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो A रेज़ टू पावर 1, A रेज़ टू पावर 3, A रेज़ टू पावर 5, कह रहे हैं ये सब स्क्यू सिमेट्रिक हो गए, ये सब स्क्यू सिमेट्रिक हो गए। मतलब A तो खुद स्क्यू सिमेट्रिक था ही, तो A रेज़ टू पावर 3, A रेज़ टू पावर 5, सो ऑन, ऑड पावर वाले सारे क्या हो गए, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन बेस्ट बात इसमें यह है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी अगर मैं इवन इंटीग्रल पावर ले लूं, जैसे कि A स्क्वायर, A4, A रेज़ टू पावर 6, कह रहे वो सिमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत हेल्प करता है पॉइंट हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो कोई भी पावर ले लो, पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीग्रल होनी चाहिए, वो सिमेट्रिक ही रहेगा, उसमें तो स्क्यू सिमेट्रिक का कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी ऑड पावर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आंसर देगी, लेकिन इवन पावर क्या करेगी, उसको सिमेट्रिक बना देती है। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। ये कह रहा है A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो आप क्या करोगे, A इंटू बी निकाल लो, B इंटू ए निकाल लो, दोनों को प्लस करोगे तो सिमेट्रिक मिलेगा, दोनों को माइनस करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर भी सेम है, मतलब 2 इंटू 3 आपका, मतलब इस तरह से ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर इस तरह का होगा कि मल्टीप्लाई हो पाए A और B, है ना, मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में लास्ट लेक्चर में बात की थी, मान लो 2 इंटू 2 ही ले लिया दोनों, तो A इंटू बी निकाल लो और फिर उल्टा करके B इंटू ए भी निकाल लो, दोनों को प्लस करोगे तो सिमेट्रिक मिलेगा, माइनस करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा, सिंपल। ये भी एक प्रॉपर्टी है, सही है। अब MCQ टाइप के क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी अब बात हुई है A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कह रहे ट्रेस बताओ A का। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट हमेशा कैसे होंगे, चाहे जितनी भी बड़ी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 हो गए। तो जब 0 हो गए तो ट्रेस का मतलब क्या है, ट्रेस का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो तो 0 0 0, मतलब जितनी भी ऑर्डर का है आंसर तो हमेशा ही 0 आएगा। मैं अगर एक एग्जांपल लेके बता रहा था आपको, अच्छा यहाँ पे एलिमेंट पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे मतलब एग्जिस्ट करेगा, याद है, अभी तो बताया था मैंने, ये वाला नेगेटिव या पॉजिटिव, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पेयर। लेकिन ट्रेस पे क्या फर्क पड़ रहा है, ट्रेस में तो डायगोनल एलिमेंट का सम लेना आपको बस, तो आंसर इज सी, थ्योरी क्वेश्चन था, ठीक है। अब और टाइप के मैट्रिसेस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज, मैंने बताया ना ट्रांसपोज पे बेस्ड अभी बात चल रही है सारी। कहता है फिर से एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करो, ऑर्डर n इंटू एन ले लिया, m इंटू एन नहीं है इस बार क्योंकि m और n दोनों इक्वल है, n इंटू एन। ऑर्थोगोनल कब होगी एक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगी, जब A को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं मैं, या ट्रांसपोज को ओरिजिनल A से मल्टीप्लाई करूं, मुझे आइडेंटिटी ऑब्टेन हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। आइडेंटिटी तो समझते हो ना, अगर दो मैट्रिसेस ऑर्डर 2 इंटू 2 की है तो 1 0 0 1 होगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस पे बेस्ड एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहे एक मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है, आप अल्फा बीटा गामा निकाल दो। तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन अभी बोर्ड पे ऊपर लिखी हुई है। मैंने क्या किया, A को अगर मैं A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पता I मिलेगा
कितने ऑर्डर का मिलेगा 3, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैं ए को जैसे कि 0 है, फिर अल्फा अल्फा, पहले तो सेम ही लिख देता हूँ, 2 बीटा बीटा माइनस बीटा, देन वी हैव गामा माइनस गामा और पॉजिटिव गामा, ये ए लिख दिया। फिर ए डैश क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, मतलब ये रो को कॉलम में लिख रहा हूँ, 0 2 बीटा गामा। ठीक है, फिर इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, अल्फा बीटा एंड माइनस गामा। फिर लास्ट रो को लास्ट कॉलम बना दिया, अल्फा माइनस बीटा गामा। और इक्वल टू में क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती थी, 3x3 वाली, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बहुत ही आराम से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आराम से पहले कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 और 0 तो 0 हो गया, 2 बीटा 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यह आ गया 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। पहले मैं फर्स्ट रो को कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, रो को कॉलम से टाइम लगेगा थोड़ा सा, इस रो को इस कॉलम से किया, 0 इंटू अल्फा हो गया, ये हो गया 2 बीटा स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर, दिस विल बी 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, 0 इंटू अल्फा 0 हो गया, माइनस 2 बीटा, 2 बीटा को माइनस बीटा से करा, माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपको, अच्छा आइडेंटिटी पे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तो हम बाद में यूज करेंगे। सेम पैटर्न पे आप सेकंड रो थर्ड रो सबको मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, अल्फा इंटू 0 0 हो गया, दिस विल बी 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, दिस विल बी 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये मेन एलिमेंट आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। देन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर हो गया आपके पास माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर। और सिमिलरली इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 0 माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व किया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, सेम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है पर एक्यूरेट होना चाहिए आपका ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करने के बाद अब आपके पास लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, और राइट साइड में तो 3x3 का आइडेंटिटी दिख ही रहा है आपको। करना क्या होता है, जब दो मैट्रिसेस इक्वालिटी में है तो आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हो। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में इक्वेट करने का क्या फायदा है, देखो पहला ये फर्स्ट एलिमेंट को मैंने फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल ले लिया, दैट विल बी 4 बीटा स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन जो मैं फॉर्म कर रहा हूँ दैट इज 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा सेकंड इक्वेशन, ठीक है बैक करना पड़ेगा हमें, सेकंड इक्वेशन 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। अच्छा इन दोनों में क्या है कि बेस्ट पार्ट है बीटा और गामा आ रहा है तो वी कैन अप्लाई एलिमिनेशन, लेकिन एक ऐसी इक्वेशन कंसिडर करनी पड़ेगी जिसमें अल्फा तो आए, क्योंकि मुझे अल्फा बीटा गामा निकालना है। इन दोनों में तो अल्फा है ही नहीं, तो डिफरेंट वैल्यू जो मुझे दिख रही है ये ले सकता हूं मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। A22 को मैंने A22 से कंपेयर कर दिया जस्ट। अब सॉल्विंग का पार्ट बचा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वी हैव इक्वल टू 1। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें तो एलिमिनेशन लगा सकते हैं, कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है ना। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया, जब मैंने ऐड किया तो गामा स्क्वायर से गामा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 और 0 1 आ गया, 4 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर इज 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1/6 और बीटा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो इट विल बी प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, फिर मैंने कोई भी एक इक्वेशन कंसिडर कर ली, बीटा स्क्वायर तो 1/6 आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे मान लो 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0 वाले को कंसिडर किया, सेकंड इक्वेशन। इसमें बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1/6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0 लिया मैंने, तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो देयरफॉर गामा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/√3। तो मेरे पास गामा मिल चुका है, मुझे बीटा भी मिल चुका है, बस अल्फा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ से अल्फा स्क्वायर कैलकुलेट करना है, बीटा स्क्वायर आपके पास है 1/6 एंड गामा स्क्वायर इज 1/3। ठीक है, इक्वल टू 1। अल्फा स्क्वायर बस कैलकुलेट कर लो आप, 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3, आपने एलसीएम ले लिया 6, तो 6 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, कितना आ गया आपका ये 3/6 विच इज 1/2।
तो अल्फा स्क्वायर आपके पास 1/2 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/√2। तो आपको अल्फा बीटा गामा निकालना था। बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने अल्फा बीटा गामा निकाल लिया। क्लियर हुआ? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, ए इंटू ए डैश या ए डैश इक्वल टू ए, मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। दिस इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह से और भी है, थोड़ी सी मैट्रिक्स और भी है, समझ लो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव दोनों चीजें कवर हो गई इसमें। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, अगेन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब अगर मैं ए स्क्वायर करूं, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ए ही मिल जाए वापस, मुझे वापस ए मिल जाए, उसको मैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलता हूं। ठीक है, इसी के अगेंस्ट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या, इनवॉल्यूटरी, इसमें एन नहीं आता, इनवॉल्यूटरी है। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होगा कि अगर मैंने स्क्वायर किया, आइडेंटिटी मिल गई वापस। देखो आइडेंटिटी पीछे कब मिल रही थी, ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहा था मैं, तो आइडेंटिटी मिली, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी। यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई किया, अगर ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वापस ए मिल गया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मिल गई, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल चेक करके देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर मीन्स मुझे ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, 2 - 1 2 - 1 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर वही टाइम कंज्यूमिंग, इसको जल्दी करा हमने सॉल्व, 2 को 2 से 4 - 2 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो कॉलम से किया, ये 4 - 2 2 आ गया। ठीक है, अच्छा सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, -2 + 1 -2 + 1 विल बी -1। ठीक है, सेम -2 + 1 विल बी -1, तो हमें वापस ए मिल गया। मैंने ए स्क्वायर निकाला आपके सामने पर ए मिल गया, तो दैट विल बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही ए स्क्वायर इसका कैलकुलेट करें, अगर हम ए स्क्वायर करके देख लेते हैं, -5 3 -8 5 एंड -5 3 -8 5। अगर मैं इसको सॉल्व करूं क्या आएगा, देखो -5 -5 25, मतलब रो को कॉलम से करते हैं ऐसे, ये 25 हो गया और ये आपके पास कितना आ गया, -24 1 आ गया। ठीक है, आना भी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूव करने वाले। अच्छा -5 को -8 से किया -40 एंड देन नहीं, -5 को -8 से किया तो +40 एंड देन -40 0 आ गया। सिमिलरली 3 को -5 से किया -15 + 5 × 3 15 0 आ रहा है, इसमें ऐसे 1 आएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई ए स्क्वायर पे। तो दिस गिवन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोटेंट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इनवॉल्यूटरी मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आई। निल पोटेंट मैट्रिक्स, निल पोटेंट मैट्रिक्स देखो सिंपल सी बात है, निल मतलब वैल्यू 0 आनी चाहिए। अच्छा स्टार्ट कैसे करेंगे, ए की पावर m 0 आ रही है तो हम बोलेंगे निल पोटेंट मैट्रिक्स है विद द इंडेक्स ऑफ m। अब m यहाँ पे क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऐसा होता है ना कि मैं a दिया हुआ है, जैसे ये a दिया हुआ है, मैंने a स्क्वायर निकाल के देखा, a स्क्वायर पे 0 नहीं आया, मान लो 2 वैल्यू 0 आ गई, 2 नॉन जीरो। अभी मैंने a की पावर 3 निकाल के देखा, मान लो a क्यूब पे 0 आ गया, तो निल पोटेंट तो है ये, लेकिन उसका इंडेक्स क्या होगा 3। जिस पावर पे वो 0 आ रहा है वो इंडेक्स होता है ऑफ द निल पोटेंट मैट्रिक्स। इसको जरा चेक करते हैं, 2 पे आएगा या 3 पे आएगा, करके देख लेते हैं। ये ए बी है, मतलब इसमें भी निकालना तो ए स्क्वायर ही है, पहले ए स्क्वायर से स्टार्ट करोगे, ए बी। ठीक है, ये इस तरह से हमने ये ए लिख दिया, फिर यहाँ पे ए बी माइनस ए स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ तो देखे रो को कॉलम से करके देखे, ए बी को ए बी से किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर ये बी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से किया, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 ही तो आ रहा है, पहला एलिमेंट तो 0 बन गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ए बी को बी स्क्वायर से किया तो ए बी क्यूब और माइनस ए बी क्यूब, अगेन 0, 2 0 आ गए, मतलब निल पोटेंट हो सकता है। फिर माइनस ए स्क्वायर को ए बी से किया, माइनस ए क्यूब बी और प्लस ए क्यूब बी, 0 आ रहा है, तो मतलब ये भी 0 आ ही जाएगा। फिर जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स मिली है मुझे, ए स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई तो किस पे आया ये 0, पावर 2 पे ही आ गया। तो इस केस में इंडेक्स क्या है इसका, इस मैट्रिक्स का इंडेक्स m की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 पे 0 आ गया। अच्छा मान लो ये 2 0 आ जाते, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता कुछ, तो मैं a की पावर 3 निकालता, कि मुझे दिख रहा है कि हाँ 0 आने शुरू हो गए, तो a की पावर 3 पे सारे 0 आ गए, तो वो ये निल पोटेंट है, लेकिन उसमें इंडेक्स 3 हो जाएगा। समझ गए आप, ये सिस्टम था इसमें। अच्छा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कई बार ना एग्जाम में, आपको एक मैट्रिक्स दे दी और कह रहा है बताओ कौन सी मैट्रिक्स है, तो देखो आप लॉजिक लगाते हैं, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, निल पोटेंट, सब
सबके अंदर तो ए स्क्वायर से बात शुरू करते हैं हम। ए स्क्वायर निकाल के तो चेक करेंगे कि क्या आ रहा है फाइनल आंसर। हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, स्टार्ट किया ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर मतलब ये आप मैट्रिक्स लोगे -5 3 और 1, -8 5 और 2, 0 0 -1, ठीक है। अगेन -5 3 और 1, -8 5 और 2, 0 0 -1। आपने सॉल्व करना शुरू किया, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं 25, ठीक है, करके देखें ऐसे 25 -24 और 0 1 आ रहा है, ये तो 1 आ रहा है, ठीक है। फिर इस रो को कॉलम से किया, सेकंड कॉलम से -5 इंटू -8 माइनस +40 और ये +40 और ये 0 आ रहा है। ये तो सेम ही वैसे वाले एलिमेंट हो गए जो भी यूज़ किए थे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, रो को कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से कर रहा हूँ मैं। -5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -8 को 0 से 0, 0 को -1 से 0 आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट दिख ही रहा आप तो कर लोगे मल्टीप्लाई। सेकंड रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। यू विल ऑब्टेन 0 1 0, फाइनल 0 0 1। अच्छा, जब ये आइडेंटिटी आ गया, ए स्क्वायर आपका आइडेंटिटी आता तो कौन सी मैट्रिक्स होती है बताओ? ए स्क्वायर इक्वल टू ए था तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। ए स्क्वायर अगर आई के इक्वल आया था तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स थी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपने टिक कर दिया। ये एप्लीकेशन है सारी डेफिनेशंस की। ए स्क्वायर निकाल के देख लिया फटाफट, ठीक है। लास्ट टॉपिक बचा है बच्चों, इसमें आपने ट्रांसपोज समझ लिया है ना, ट्रांसपोज समझ लिया। ट्रांसपोज पे आपने कुछ टाइप ऑफ मैट्रिसेस देख ली और फिर थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा देख लिया हमने, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी एंड निलपोटेंट। लास्ट टॉपिक है इसमें मैट्रिक्स का, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो कॉन्जुगेट वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन हमने पढ़ा था 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में, जहाँ पे आयोटा आ गया था। अभी तक मैंने जितनी मैट्रिसेस कंसिडर किया आप देखो उसमें सारे रियल नंबर लिए थे मैंने, 2 -3 1 हाफ ऐसे चल रहा है, रियल नंबर चल रहा है। कॉन्जुगेट जब किसी मैट्रिक्स का पूछेगा ना तो उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तभी कॉन्जुगेट हम निकाल सकते हैं। देखो अब जो एलिमेंट है वो सारे रियल नहीं है, एक रियल है बाकी इमेजिनरी है। अच्छा, कोई एक भी इमेजिनरी एलिमेंट हुआ तो दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। इससे पहले सारी रियल मैट्रिसेस थी, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। कॉन्जुगेट कैसे निकालते थे बच्चों? अब कॉन्जुगेट करोगे तो हर एलिमेंट के ऊपर मैंने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा के आगे का साइन को चेंज कर दो आप, आयोटा के आगे का। अब 2 में तो आयोटा है ही नहीं तो 2 तो 2 ही रहेगा। अब ये 3 माइनस आयोटा है तो आयोटा के आगे का साइन चेंज होगा, दिस विल बी 3 प्लस आयोटा। -1 + 2 आयोटा है तो आयोटा के आगे का साइन चेंज हुआ, दिस विल बी -1 - 2 आयोटा। अच्छा, ये प्योरली इमेजिनरी है, -4 आयोटा का साइन चेंज किया, 4 आयोटा आ गया। तो ये बच्चों कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पे ही एप्लीकेबल है। रियल मैट्रिक्स पे तुम कॉन्जुगेट लगाओगे तो रियल नंबर का साइन चेंज थोड़ी होता है, वो सेम ही रहेगी, तो उस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करना कोई सेंस नहीं है। जैसे ट्रांसपोज की हमने पढ़ी थी कुछ प्रॉपर्टीज, ऐसे कॉन्जुगेट की भी है। सेम वही सिचुएशन है कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करोगे वापस ओरिजिनल ए आ जाएगा। जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया था ए मिल गया था। अगर प्लस माइनस में तुम कॉन्जुगेट करते हो तो सिंपली कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका साइन वो चेंज कर देगा। ये बीच का साइन चेंज करने के चक्कर में मत रहना, आयोटा के आगे का साइन चेंज होता है और आयोटा आपको मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स के फॉर्म में दिखेगा, तब आप उनका साइन चेंज करोगे। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में जैसे ट्रांसपोज में तो क्या हुआ था, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था पर रिवर्सल हो गया था, है ना, रिवर्स हो गया था ऑर्डर उसका। कॉन्जुगेट में नहीं होता, कह रहा कॉन्जुगेट इसका भी कर दो और इसका भी कर दो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है दोनों का, ठीक है। सेम k एक स्केलर है, स्केलर मतलब एक नंबर है, तो नंबर का तो कॉन्जुगेट होगा नहीं, तो k तो ऐसे ही रहेगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा सिर्फ इसका, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का। जैसे ट्रांसपोज में पढ़ा था हमने कि a⁴n का कॉन्जुगेट मतलब ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज करने के बाद पावर करो, इक्वल था। ऐसे सेम इसमें भी है कि अगर आप a⁴n का कॉन्जुगेट करोगे या कॉन्जुगेट करके पावर n निकाल लोगे, कह रहा है इक्विवेलेंट ही होता है, ये इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट के ऊपर अब हमने क्या किया, एक टर्म निकाल ली ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट ट्रांजुगेट का मतलब क्या हुआ, पहले तो इसका सिंबल देख लो। इसके जो सिंबल है वो है आपके पास a⁴ ले लेते हैं और a के ऊपर ऐसे ना स्टार लगा लो। दोनों ही नोटेशन ट्रांजुगेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ट्रांजुगेट का मतलब क्या है, वर्ड में देखो पता चल रहा है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज ऑफ
कॉन्जुगेट, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजुगेट, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, अब इसमें अगर मैं देखूं ए मैट्रिक्स गिवन है तो पहले तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, तो पहले कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, सबका साइन चेंज आयोटा के एलिमेंट्स का, 2 तो सेम ही रहेगा, ये हो गया 3 प्लस आयोटा, ये हो गया -1 -4 आयोटा, और ये हो गया -5 आयोटा। ये मैंने अभी क्या निकाला, कॉन्जुगेट निकाला है। ट्रांजुगेट में क्या करेंगे, मान लो मैंने ए थीटा ले लिया, जो मैंने कॉन्जुगेट निकाला है उसका ट्रांसपोज कर दो भाई, जो मैंने कॉन्जुगेट निकाला उसका ट्रांसपोज कर दो, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो 2 और 3 प्लस आयोटा इधर आ जाएगा। ट्रांसपोज में मतलब क्या था, रो को कॉलम बना देंगे, अगेन सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ट्रांजुगेट आ गया, ट्रांजुगेट। अब ट्रांजुगेट की क्या एप्लीकेशन है, जैसे भाई ट्रांसपोज की तो एप्लीकेशन हमने समझी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझने में, कि ट्रांसपोज किया सेम आ गया तो सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज किया नेगेटिव आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक है। सेम ट्रांजुगेट में 2 मैट्रिसेस है मेरे पास, जो एनसीईआरटी में तो नहीं है, वो मैट्रिक्स है आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स और नेक्स्ट होगी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेम डेफिनेशन है। सिमेट्रिक में क्या बात हुई थी, ट्रांसपोज कर रहा हो ए का, वापस ए आ जाएगा। हर्मिशियन में क्या बात हो रही है, क्योंकि हर्मिशियन किस पे एप्लीकेबल होगा, दिस विल बी एप्लीकेबल ऑन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, तो ए की पावर थीटा, मतलब ट्रांजुगेट अगर मैं करूं किसी मैट्रिक्स का और वापस ए आ जाए तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो थीटा कैसे निकाला जाएगा, थीटा इज ट्रांजुगेट। पहले मैंने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट किया, 2 ऐसे, ये हो गया 4 - 5 आयोटा और ये हो गया 4 + 5 आयोटा। अच्छा, इसका तो कुछ होगा नहीं, रियल नंबर्स में तो कॉन्जुगेट पर कोई फर्क पड़ता नहीं ना। अब मैं ए थीटा अगर निकाल रहा हूं तो ए थीटा का मतलब क्या है, मैं कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दूंगा, तो करे ट्रांसपोज, ये इधर आ जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू, रो वाली वैल्यू कॉलम में आ जाएगी, फिर सेकंड रो की वैल्यू सेकंड कॉलम में चली गई। तो चेक करो क्या ये ए मिल गया आपको वापस, ए तो है ये, मतलब कॉन्जुगेट किया, ट्रांसपोज किया, मतलब ट्रांजुगेट निकाला। और ट्रांजुगेट अगर ओरिजिनल ए के इक्वल आ जाए तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई बच्चों, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स। समझ गए। और मैंने आपको क्या बोला, बिल्कुल इसी पॉइंट पे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या है कि अगर मैं ट्रांजुगेट करूं और इस बार नेगेटिव ऑफ ए आ जाए तो ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। तो इसको भी वेरीफाई आप करके देख लो। आपने पहले इसका कॉन्जुगेट निकाला, 2 आयोटा का हो जाएगा -2 आयोटा, दिस विल बी 2 + 3 आयोटा, आयोटा का साइन चेंज होता जा रहा है, दिस विल बी -2 + 3 आयोटा एंड दिस विल बी पॉजिटिव आयोटा। ठीक है, फिर मैंने ए थीटा या ए स्टार, नोटेशन अलग अलग है पर मीनिंग सेम है दोनों का, कि ट्रांजुगेट निकाल रहे, ट्रांजुगेट मींस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करके देखते हैं। मैं इसको, इस रो को कॉलम में लिख रहा हूँ, -2 आयोटा को मैंने लिख दिया -2 + 3 आयोटा, फिर 2 + 3 आयोटा को और आयोटा को लिख दिया इधर। तो आप जरा ओरिजिनल और इसमें चेक करना, आपकी जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स थी, देखो सब में माइनस का डिफरेंस आ गया, 2 आयोटा -2 आयोटा हो गया, ये माइनस वाला पूरा प्लस हो गया, ये देखो ये माइनस प्लस आ गया, ये प्लस हो गया, मतलब ये पूरा माइनस ए है। तो अगर मैं ए थीटा या ए स्टार, ए थीटा या ए स्टार दोनों का मतलब एक ही है, ट्रांजुगेट निकाल रहा हूँ, ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए तो ये स्क्यू हर्मिशियन है। ठीक है, बस एक पॉइंट लास्ट ऐड कर रहा हूँ बच्चों, इसमें मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि इसी के अंदर ना, कि कभी कंफ्यूज मत हो जाना, यूनिटरी मैट्रिक्स अगर वर्ड यूज हो जाए, यूनिटरी मैट्रिक्स आप याद करो, अभी पीछे मैंने आपको क्या बताया था कि ए को मैंने ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया था, ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया था तो मुझे आइडेंटिटी मिला था ए को ए ट्रांसपोज से, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी। अगर मैं ए ट्रांजुगेट को ओरिजिनल ए से मल्टीप्लाई कर दूं या ए को उसके ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं और आइडेंटिटी मिल जाए तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। अच्छा देखो, यूनिटरी मैट्रिक्स चेक कब करोगे, जब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दी होगी, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दी होगी तभी तो कॉन्जुगेट निकाल पाओगे, कॉन्जुगेट निकाल के तभी तो ट्रांजुगेट निकाल पाओगे, और तो ये डेफिनेशन यूज करोगे। अगर मान लो रियल मैट्रिक्स दी हुई है, मतलब जिसमें सारे एलिमेंट रियल है, तो यूनिटरी लगाने का कोई सेंस ही नहीं है। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दी हुई है तो आप 100% हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी मैट्रिक्स ये सब चेक करो, है ना। तो ये सारी आपकी कैटेगरीज जो थी मैट्रिसेस की पूरे चैप्टर के अंदर, एनसीईआरटी, कॉम्पिटिटिव, सब मैंने आपको कवर कर दिया। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है,
कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का टॉपिक है, ठीक है, वो आप चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट जब पढ़ोगे तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में बहुत मेजरली यूज होगा, तो वो टॉपिक आप डिटर्मिनेंट्स में भी कवर कर सकते हो। ठीक है, मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया आपका।